मैं अपने नीचे एक हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो इक्तदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। जब नालायक आजम से ये सवाल किया जाएगा कि आलू प्याज टमाटर महंगा हो गया, तेल की डीजल की बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, कि हमारे घरों में फाके आ गए हैं, दवाइयां महंगी हो गई हैं, तो क्या वो ये जवाब देगा कि मैंने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, हमजा शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। इक़्तिदार का नशा ऐसा नशा है कि जिन लोगों ने नस्ल दर नस्ल उस नशे का इस्तेमाल किया हो, उनके लिए इस नशे के बगैर जिंदा रहना मुश्किल है। ये कमीशन जरूर बनाए। हेलीकॉप्टर पर खान साहब सैर सपाटे करते रहे, उस पर भी कमीशन बनना चाहिए। नियाजी साहब का बुग़्ज़ और हसद जो है वो उनको तंग कर रहा है। किस किस्म का एहतसाब है जो सिर्फ अपोजिशन का होता है। अब कमीशन बनेगा और एहतिसाब का आगाज होगा। किसी वक्त भी हाईएस्ट पावर कमीशन के सामने मैं पेश हो जाऊंगा और तमाम हक़ाइक़ रख दूंगा। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना कि मेरी गवर्नमेंट चाह रही है, ये तो बड़ी छोटी चीज है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, अल्लाह को कह के आया था कि मैंने कहा अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। जो इन्होंने मेरे मुल्क के साथ किया, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नाज़िम मिर्ज़ा। नाज़रीन, एहतसाब बहुत अच्छी बात, लेकिन तब तक जब तक हो वो शफ़ाफ। सवाल सबसे पहले यह है कि ख़ुद इमरान खान साहब जो अपने नीचे ये कमीशन एहतसाब कमीशन बनाएंगे, जो कि मुल्क के वज़ीर आज़म है, हुकूमत में है और उसके साथ साथ अपनी पार्टी के सरबराह भी हैं, तो उनकी शफाफियत कैसे होगी, कैसे इसको यकीनी बनाएंगे और फिर कौन उसको तस्लीम करेगा? क्योंकि अपोजिशन तो अभी से सवाल उठा रही है और हकीकत भी है। इन्होंने 10 साल के एहतसाब की बात की है, तो उनसे सवाल ये उठ रहा है कि उससे पहले का क्यों नहीं, मुशर्रफ साहब के दौर का एहतसाब क्यों नहीं। इससे जुड़े बेइंतहा सवालात हैं जिस पर आज के प्रोग्राम में हमें बात करनी है। प्लस बजट पे जिस तरह से एहतसाब की उन्होंने बात की कि इतना कर्जा हुआ और कौम को उसके नीचे दबा दिया गया, एहतसाब होगा, तो सवाल ये है कि इन 10 महीनों में ना तो अगर खान साहब की हुकूमत है तो ना तो यकीनन मनी लॉन्ड्रिंग हुई और ना ही करप्शन हुई, तो फिर बजट खसारे में कमी वाकई क्यों नहीं हुई? कर्ज आप आज भी ले रहे हैं लेकिन उसके बावजूद कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा है। इस हवाले से भी सवाल जवाब करेंगे। गवर्नेंस के इशूज़ अपनी जगह है, मईशत तबाहाल है, सिर्फ बात होती है एहतसाब की, एहतसाब से शुरू कर एहतसाब पे ख़त्म हो जाती है। क्या आम आवाम एहतसाब से पेट भरेगी? ऐसा यकीनन नहीं हो सकता। इस तमाम इशूज़ पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खातून जिनसे मुझे बिलखुसूस बात करनी है, दिल से बात करनी है, और वो ऐसे सूबे से ताल्लुक़ रखती हैं जिस सूबे का कोई पुरसाने हाल ही एक तरह से नहीं है। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है खातून रुकन बलूचिस्तान असेंबली महजबीन शीरी साहिबा, और इनका इशू मैं आपको याद दिलाऊं, मई में आई गेस 7 मई फर्स्ट वीक ऑफ में ये बलूचिस्तान असेंबली की चूँकि मेंबर है और इनका छोटा बच्चा है जिसको वो बलूचिस्तान असेंबली लेकर आई, और फिर वहाँ पे बैठे तमाम के तमाम मर्द हजरात जो कभी इतने ही बच्चे होते थे और इन्हीं तरह माओं की गोदों में खेले, लेकिन उन्होंने उनका दाखिला ममनू कर दिया, उनको असेंबली से बाहर ले जाना पर उनको मजबूर कर दिया, और बिल आखिर उन्होंने एक स्ट्रगल की। वो स्ट्रगल ये की कि जी डे केयर सेंटर्स होने चाहिए, असेंबलीज़ में भी, पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी मैंडेटरी होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें। और बिल आखिर आज उनकी ये स्ट्रगल कामयाब हुई जब बलूचिस्तान असेंबली को ये एजाज़ हासिल हुआ तमाम सूबों की असेंबलीज़ में और बशमूल नेशनल असेंबली में कि वहाँ पर डे केयर सेंटर कायम किया जाएगा, ताकि वो ख़वातीन जो बाहर निकलकर काम भी कर रही हैं, मुल्क की तरक्की में भी हाथ बटा रही हैं, और साथ के साथ उनको अपने बच्चे भी पालने हैं, अपने बच्चों की तरबियत भी करनी है, अपने से करीब भी रखना है, वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। तो अस्सलाम वालेकुम शीरी साहिबा, माजबी शीरी साहिबा, सबसे पहले तो मेरा आपको सलाम कि आपने जो एफर्ट्स की और आपने जो इनिशिएटिव लिया, आपने जिस दिन आप आई, आप बच्चे को लेकर आई, आपको जिन जुमलों का सामना करना पड़ा, जिस बिहेवियर को आपको बर्दाश्त करना पड़ा, और उसके बाद आपकी स्ट्रगल कैसे मुमकिन हुआ? आपको लगता था ये मुमकिन हो पाएगा? जी देखिए, उस दिन जो मैं गई थी वहाँ बच्चा लेकर, और लोगों का जो रवैया मेरे सामने आया जैसे मैंने कोई जुर्म किया है, वहाँ उस दिन तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ कि ना कि मैं अपना बच्चा लेके गई हूँ, जैसे मैंने कोई जुर्म किया है। उस दिन के बाद फिर मैंने कहा कि ये अभी इसको करना है, क्योंकि मेरे साथ ये बायसियत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकती है तो बाकी लोगों के साथ तो और ज्यादा मसाइल होंगे।
तो उस दिन से मैंने फिर शुरू किया सब लोगों से। मैं चीफ सेक्रेटरी से मिली, मैं बाकी लोगों से मिली, मैं सीएम साहब से मिली, सबसे। तो फिर मैं मतलब मीडिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शुक्रिया बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया पे लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो फिर मैं नहीं रुकी, फिर मैं मतलब उसको एक कैंपेन की सूरत में लेके गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, जो है वज़ीर आला साहब ने इसकी मंजूरी दे दी और हमारा मंजूरी तो दे दी। अब आपसे पूछना यह है कि कोई टाइम फ्रेम दिया है कब तक ये बाकायदा तौर पे डे केयर सेंटर वहाँ पर कायम हो जाएगा? और चले जी, आपके अब ये चीज़ हो गई, बहुत अच्छी बात है। मजीद असेंबलीज में होनी चाहिए, कौमी असेंबली में होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में होनी चाहिए, मीडिया हाउसेस में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसी महीने में इंशाल्लाह यहाँ पे हमारा पहला जो असेंबली में, बलूचिस्तान असेंबली में इसके इंशाल्लाह क़याम इसका। और नेशनल असेंबली में ये है पहला, प्रोविंस में, हमारे प्रोविंस को पहला ये एजाज़ हासिल है कि बलूचिस्तान में हुआ है। और इसके बाद मैं इंशाल्लाह नहीं रुकूंगी। उसके बाद मैंने कहा जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा ख़वातीन की तादाद, बहुत ज़्यादा वर्किंग वुमेन की, वहाँ पे ज़रूरी है ये चीज होना चाहिए। और क्योंकि एक औरत जो होती है वो घर के साथ साथ और बाहर के काम के साथ साथ अपना घर और बच्चे भी संभालती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल कि एक औरत निकलती है, उसकी हिम्मत है। मैं सलाम करती हूँ इस औरत को, मुझे मैं घर भी संभालती हूँ। थैंक यू वेरी मच महजबी शीरी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। एक दफ़ा फिर आपकी कोशिशों को हम सराहते हैं इस प्लेटफॉर्म से, और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सोचना चाहिए कि एक माँ अगर बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर रही है, और जो बच्चे की तरबियत अपनी माँ के आगोश में हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। अगर आप इस मुल्क में, जो कि पाकिस्तान की 51% आबादी ख़वातीन की है, इस मुल्क में ख़वातीन का रोल देखना चाहते हैं तो फिर उनके लिए उनको फैसिलिटेट भी करें। यहाँ पे मुख्तसर सा ब्रेक लूँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ यहाँ पर करा दें, या मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और आपको खुशामदीद कहने के साथ साथ मैं अपने मेहमानों को भी यहाँ पर खुशामदीद कह दूँ। सलीम ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN के सेनेटर हैं, सीनियर PMLN के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सलीम ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। वलीद इकबाल साहब सेनेटर हैं, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वलीद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। और इसी तरह से सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव। अस्सलाम वालेकुम सहर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज़ वेल। मैं शुरू करूंगी इस बात से कि जो इमरान खान साहब एहतसाब की बात कर रहे हैं, आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात का दिन था जब वो जेल में थे, और एक बड़ा अहम बयान उनकी तरफ से भी आया। वो कह रहे थे कि जल्द ही हम ही के दरमियान खड़े होंगे इमरान खान साहब भी, और उससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि उनकी भी अब फाइलें खुल रही हैं जो हुकूमती अरकान है। सलीम ज़िया साहब, ये कोई ख़बर है, कोई प्रेडिक्शन है, या सिर्फ एक ख्वाहिश है, क्या है ये नवाज शरीफ साहब की? नहीं, ये मुकाफ़ात अमल है और ये होकर रहेगा। उसकी वजह ये कि इनके खुद के बहुत सारे मामलात हैं जो अब तक छुपे हुए हैं, जो सामने नहीं आ सके हैं। और वो एहतसाब ब्यूरो, आपको याद होगा कि जो खुद इन्होंने अपनी ही हुकूमत में KPK में बनाया था, फिर उसको बाद में जब लोगों के नाम सामने आ गए तो फिर उनको रोक दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया जनरल साहब को जो उसके इंचार्ज थे। तो इसी तरह इनके खिलाफ भी हेलीकॉप्टर का केस भी है, दूसरे मामलात भी हैं, इनके हमशीरा के भी मामलात हैं, बहुत सारे केसेस हैं। तो ये इतनी आसानी से ऐसा नहीं होगा कि ये सबको बंद करते रहें। सलीम ज़िया साहब, माजरत, अगर आप इसको मकाफात अमल का नाम दे रहे हैं तो फिर आज नवाज शरीफ साहब जेल में है, क्या वो भी मकाफात अमल है? क्योंकि जब आप एहतसाब कमीशन की बात कर रहे हैं तो फिर तो मेरे जहन में फौरी तौर पर सैफुर रहमान का नाम आ जाता है। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि वो मामलात और दीगर थे। ये इस वक्त तो रियासत मदीना के वो बने हुए हैं ना दावेदार, और इन्होंने जिस तरह की चीजें शुरू की हुई हैं कि लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, दाएं बाएं हर तरफ से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और गिरफ्तार भी ऐसा कर रहे हैं कि गिरफ्तार करने के बाद केस की कार्रवाई शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो या इंक्वायरी हो। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब तो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं ना, ये तो नैब का इदारा है जो आपने खत्म नहीं किया था, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश के बावजूद वो गिरफ्तारियां कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा
ये आप फरमा रही हैं, आप उनके वुज़रा साहिबान के बयान पढ़ लें या इनकी खुद की जो तकरीर है वो सुन लें। वो उनका दावा यही होता है, वो इम्प्रेशन यही देते हैं कि सब कुछ उनकी हदायत पर हो रहा है। ओके फाइन। वलीद इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन दूसरी अपोजिशन रहनुमा सहर कामरान साहिबा का भी मौक़िफ़ ले लूँ ताकि फिर आप दोनों के जवाब मुकम्मल तौर पे सही तौर पे दे सकें। सहर, आप क्या कहती हैं? एहतसाब होना ही नहीं चाहिए? होना चाहिए तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और अगर होता है तो उसको इंतकामी कार्रवाइयाँ करके एक तरफ रख दें, तो फिर तो ऐसे ये मुल्क आगे चलेगा ही नहीं। और जरदारी साहब जेल में, उनकी अपनी तबीयत नासाज है, सुना उनको कार्डियोलॉजी शिफ्ट भी किया गया है डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो मैं दुआ को हूँ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हम सब दुआ गो हैं उनकी सेहत की। ना वो किसी अदालत से उन्होंने हाजिरी से इस्तिस्ना लिया, ना वो कहीं मुल्क से बाहर गए, इसी पाकिस्तान में मौजूद हैं और तमाम अदालतों का सामना भी कर रहे थे और उनके श्योरिटी बॉन्ड्स भी जमा थे। लेकिन अभी केस बनेगा, केस बनाने की कोशिश की जाएगी। एक ऐसा जो है शोशा छोड़ा गया जिसके सिरे मिलते नहीं है। बहरहाल इसमें अब मैं कहूँ कि ये इंतकाम था, ये एहतसाब था, और एहतसाब है तो अक्रॉस द बोर्ड क्यों नहीं है? सवालात जरूर उठते हैं नादिया। और अगर मैं आपसे कहूँ, आपके चैनल के ऊपर कुछ वीडियोज आई थी, आपके चैनल के ऊपर कुछ वीडियोज आई थी और कुछ जिक्र भी हुआ था उससे पहले चेयरमैन नैब का, कि उनका जो इंटरव्यू था जावेद चौधरी साहब के साथ, और उन्होंने अपने ऊपर जो दबाव का जिक्र किया था, तो मैं समझती हूँ कि जिन खदशात का इजहार था, आपको वो सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको वो सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो ख्वाहिशात थी, जिनका बार बार वजीर आजम साहब जो है वो रात के 12 बजे भी उन्हीं ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। तो उनकी ख्वाहिशात पे जिसमें एहतसाब कम और इंतकाम ज्यादा है, गिरफ्तारियां जो है वो आ रही है सामने। सहर, अगर मैं आपकी बात को सही मान लूं, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, एहतसाब और इंतकामी कार्रवाई फर्क कैसे करेंगी? देखिए, एहतसाब जो होता है ना, फिर वो एहतसाब आपको एहतसाब नजर आता है, उसके अंदर मुझे ये बताएं वो कौन सी इल्हामी कुव्वतें हैं? नहीं, वो तो छोड़ देना, वो इल्हामी कुव्वतें भी छोड़ दें। मेरा मकसद ये है कि आप लोग एहतसाब को इंतकामी कार्रवाई करके उसको रैप अप तो नहीं कर सकते ना, कि जी ये इंतकामी कार्रवाई हाथ ना लगाओ। अगर कुछ है तो फिर अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। नादिया, अगर बात मुकम्मल करने दें, देखिए बात यह है कि क्या अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे थे? हर किस्म की अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एहतसाब अदालतें, हर किस्म की अदालत में पेश हो रहे थे, हर किस्म के सवालनामों का जवाब दे रहे थे। ठीक है, फिर आपको लगे कि जी अच्छा, आपको लगे कि नहीं, तो फिर अदालतों ने उनकी जमानत क़ब्ल वक्त गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी ना, तो अदालतों में पेश हो रहे थे, अदालती फैसला है। प्लीज नादिया, वो कौन सी इल्हामी कुव्वतें हैं जो वजीर आजम और उनके वुज़रा को बताती हैं कि जी कल ये शख्स गिरफ्तार होने वाला है? ठीक है, ये वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इनको पेशिंगोइयां पहले से ये कर देते हैं? तो नजर तो आता है गठजोड़, हम ना भी कुछ कहेंगे, हम ना भी कुछ कहेंगे। चेयरमैन नैब ने खुद कह दिया, ये चेयरमैन नैब ने खुद कह दिया कि उनके ऊपर दबाव है। उन्होंने कहा हुकूमत गिर जाएगी अगर हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयां करूंगा। ये जो जंगलात में आग लग रही है, नहीं दिया। बट एनीवेज, लेट मी स्पीक टू खालिद वलीद साहब भी, वलीद इकबाल साहब भी माजरत के साथ। वलीद इकबाल साहब, अब मसला सारा यही है कि अभी शायद खाकान अब्बासी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनका भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो। ये जो यकतरफा एहतसाब, पहले तो उस पर ऑलरेडी अपोजिशन को रिजर्वेशंस, अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अपने नीचे ही कमीशन बनाऊंगा, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेक श्योर कहेंगे और कैसे कहेंगे कि ये एहतसाब है, ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है? देखिए जी, मुझे तो नींद ही आ रही थी ये सारी बातें सुन के, क्योंकि ये तो हर दफ़ा यही सुनने को मिलता है कि जब एहतसाब हो तो वो इंतकामी कार्रवाई है। भाई अगर इंतकामी कार्रवाई है तो बता दें कि फलूदे वाले के अकाउंट से 3 अरब रुपए किस तरह निकल रहे हैं, और उसी अकाउंट से जिससे अयान अली के वो खर्चे हो रहे हैं, उसी से इनके टिकट भी आ रहे हैं। मेरे तो ख्याल में ये 10-12 दिन के अंदर जो पूछगिछ होगी, और ये मैं नहीं करूंगा, वो तो नैब भी करेगा, लेकिन जो सामने आई हैं चीजें सामने, वो ये 2015 का केस बना हुआ है। ये तो उस वक्त के वजीर दाखिला जो थे चौधरी निसार, उन्होंने बताया था, ये
हमने तो ये केस नहीं इनिशिएट किया। तो ये मेरे तो ख्याल में एक लिहाज से मियां नवाज शरीफ वाला केस, मेरी अर्ज सुन लें, मेरी अर्ज सुन लें, और मैंने किसी दूसरे मेहमान को इंटरप्ट नहीं किया। ये जिस अकाउंट से अयान अली के खर्चे पूरे होते हैं, इधर उनके भी इधर से ही हो रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ वाले केस से थोड़ा सा ज्यादा सिंपल ये केस है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के तो वो असासों का सिलसिला, वो हिल मेटल और वो फ्लैगशिप, वो तो बाहर थी ना, और बाहर के हुकाम से भी मदद लेनी पड़ती है। ये फलूदे वाले तो यहीं पे मिल जाएंगे, और ये जब पूछगिछ यहाँ होगी कि किस तरह से ये मुजरिमाना नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही थी। मुकाफात अमल की बात उस वक्त की जाएगी जब, या की जानी चाहिए जब मियाँ साहब की वो ख्वाहिश पूरी होगी कि जी इमरान खान हमारे दरमियान खड़े होंगे। जिस दिन वो होंगे तो फिर वो बात करेंगे। चलिए वो होंगे या वो नहीं होंगे, ऐसा कोई इल्जाम भी नहीं है। एक हेलीकॉप्टर केस का इल्जाम मिला है, कितने रुपए उसमें इन्वॉल्व हैं? तो निकाल भी दिया ना उस केस में से। वलीद इकबाल साहब, इशू ये है कि जब अपोजिशन को मौका मिलता है कि सियासी इंतकाम, तो उसकी कुछ वजूहात होती है, और वो वजूहात एक तो ये जो शुरू से कि बेशुमार ऐसे पीटीआई के अंदर और आपकी वजारत में भी, काबीना में भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, लेकिन उनको हाथ नहीं लगाया जा रहा, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में नहीं आ रही। एक तो इस चीज़ का जवाब दीजिएगा, कहेंगे तो मैं आपका नाम भी बता दूंगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, वज़ीर आज़म के अलीम साहब तो चले गिरफ्तार हुए, बाहर आए। खुसूसी मुशीर हैं जुल्फ़ी बुखारी, लियाकत जतोई हैं पीटीआई के इत्तेहादी, फिर बाबर अवान साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं। अच्छा, दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जब एहतसाब कमीशन की बात करते हैं कि 10 साल में हम एहतसाब करेंगे, तो पूछना ये था कि जो डाकू परवेज़ इलाही, मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब कहते थे परवेज़ इलाही डाकू, उसका भी एहतसाब करेंगे उस एहतसाब कमीशन में इमरान खान साहब। और उसके साथ साथ ये भी एक सवाल है कि जो मजीद इत्तेहादी है उनका भी हिसाब किताब उसी तरीके से होगा। और फिर इन 10 सालों का क्यों होगा? उससे पिछले जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर का था उस पर क्यों नहीं होगा? अगर पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क का दिवालिया कर दिया तो उनके जो वजीर खजाना थे, आज आप मुशीर खजाना आपके, उनका भी एहतसाब होगा, सेम कटहरे में खड़े होंगे ये डाकू और ये आज के मुशीर खजाना। देखें जी, पहली बात तो ये है कि आपने नाम लेके बहुत से लोग गिनवाए कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा गिरफ्तार को। नैब के नुमाइंदे को बुला के पूछें किसको क्यों बुला नहीं रहे या क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। ओके, वो नैब को नुमाइंदे से पूछें कि किसके हर एक शख्स के ऊपर जो केस है उसकी अपनी नौयत और उसके अपने दलाइल और उसके अपने शवाहिद होते हैं। मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है कि किसको बुला रहे हैं और किसको नहीं बुला रहे। ठीक है, लेकिन चेयरमैन नैब के पास इसका जवाब था ना सर, वो कहते हैं प्रेशर है गवर्नमेंट का। ये फिर चेयरमैन नैब के पास अगर जवाब है तो चेयरमैन नैब को बुला के पूछे ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? चले अब मुझे, अच्छा आपसे नहीं पूछते, आपसे मैं वो पूछ लेती हूँ जिसके आप जवाब दें। मुझे बताएं, जो एहतसाब कमीशन इमरान खान साहब बनाने जा रहे हैं, अपने नीचे एक कमेटी, पूरे एक कमीशन बना रहे हैं, तो चौधरी परवेज़ इलाही जिसको वो डाकू कहते थे, क्या उनका भी एहतसाब होगा? और उसके साथ साथ जिसकी वो बात करते थे वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब पीपल्स पार्टी के, जिन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया इस मुल्क की के ख़जाने को खाली कर दिया, उनका भी एहतसाब होगा जो आज आपके वज़ीर मुशीर ख़जाना है? अच्छा देखें, इमरान खान साहब ने जिस कमीशन का जिक्र किया है, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करूँ आपके सामने। श्योर सर, ताकि आपकी लफाजी जो है आप उसमें थोड़ी सी खुद दुरुस्तगी कर लें। श्योर सर, प्लीज करेक्ट मी। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे ये कहा है कि पाकिस्तान के, मेरे ख्याल काफ़ी दफ़ा नाज़रीन ये सुन चुके होंगे लेकिन मैं फिर दोहरा देता हूँ। उन्होंने ये कहा कि 60 साल जो पाकिस्तान के आज़ादी के गुजरे थे वजूद में आने के बाद 2008 तक, उसमें पाकिस्तान के मजमूई कर्जे जो थे वो 6000 अरब रुपए थे, और 2008 से लेके 2018 तक उन 10 सालों में वो 6000 अरब से 30,000 अरब तक चले गए। वो जो 24,000 अरब रुपए का इजाफी कर्जा लिया गया, दुरुस्त है, यानी कि 10 साल में पिछले 60 साल से वो जो 4 गुना ज्यादा, इस तरह ही है ना? जी सर, बिल्कुल इसी तरह है। 6000 से 24,000 का हिसाब देना है ना, 24,000 अरब का। हाँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं अर्ज करता हूं आपको। और अगली बात का भी मैं जवाब दूंगा, जो कि जी जितने सारे लोग हैं पीटीआई गवर्नमेंट को या इमरान खान साहब को
किसी उस पे एतराज नहीं है कि अपने काबीना के या कोई भी शख्स जो है पार्टी का या हलीफ जमात का वो गिरफ्तार हो या उसके ऊपर एहतसाब हो, उस पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। सर मेरा सवाल जो ये इदारे है, करना चाहें वो करें। मेरा सवाल ये था लेकिन आपने 2008 से सर बात की ना, मैं आपकी बात को ले लेती हूँ, वो 24,000 अरब रुपए कर्जे के हवाले से, तो सर वो तो ये आज के आपके मुशीर खजाना है ना, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ गुजार दिए, ये आपके वहाँ के स्पीकर है पंजाब असेंबली के चौधरी परवेज इलाही, जिनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। मेरी अर्ज सुन लें, नहीं ये आप मेजबान है या आप मेहमान है, इस प्रोग्राम की बातें सारी आपने करनी है, मैं भी करूंगा। सर आप मेरे सवाल का जवाब दे दें तो ताकि मैं चुप कर जाऊं। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। पीपल्स पार्टी ने 5 सूरमा वजीर खजाना बदले थे और उन 5 को तलब किया जाएगा बशमूल मौजूदा वालों को, बस अगर ऐसी कोई बात है। ग्रेट सर, ग्रेट। अभी उसके TORs तो आने दे पहले, अभी उसकी तस्वीर तो होने दे। ठीक है सर, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, इस पे भी अपोजिशन की बात जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ बात यही है कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन एहतसाब के साथ क्या गुड गवर्नेंस ज़रूरी नहीं है, क्या उसके साथ साथ मईशत को संभालना ज़रूरी नहीं है, प्लस जो जजेस का रेफरेंस एक आया, एक मजीद रेफरेंस आया, उसके हवाले से भी ज़रा मुख्तसर से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अपोजिशन जो है वो इस वक्त ये कह रही है कि एक तरफा एहतसाब है, बट एनीवेज ये यकीनन उनका मौक़िफ़ ही होगा, क्योंकि वो जब उनके ऊपर जब आएगी तो ये तमाम चीज़ें होंगी। बट मुझे एक बात आप बताइएगा सलीम ज़िया साहब, कि वही सवाल जो मैंने आपसे सैर कामरान साहबा से भी किया था कि जब जहाँ किसी का एहतसाब हुआ, जहाँ किसी को पकड़ा, आपने कह दिया कि ये झूठ है, झूठ का पलंदा है और ये सियासी इंतकाम है। तो सर इसको, एहतसाब को और सियासी इंतकाम को आप ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि आपको कब यकीन आएगा कि मुल्क में एहतसाब हो रहा है और मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, इस पे आप कब अमल करना शुरू करेंगे या सोचना शुरू करेंगे? नादिया, बात यह है कि हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि एहतसाब हो, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड हो। यह नहीं हो सकता कि मिसाल के तौर पर पनामा में आपको याद होगा 450 लोगों के नाम थे। मुझे आप बताएं कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के अलावा किसी और का नाम जिक्र तक आया है? ये नैब या वो लोग बेचारे वो मुल्क छोड़कर चले गए हैं या नैब की फाइलों से गायब हो गए हैं, फाइलें गायब हो गई हैं, वो कहाँ हैं? ये जब तक ऐसी चीजें होती रहेंगी और सिर्फ हुकूमती लोग, जो अपोजिशन के लोग हैं, वही गिरफ्तार होते रहेंगे, उन्हीं को पकड़ा जाएगा और उसके बाद केस बनाना शुरू करते हैं। ये इनकी रवायत है। जितने भी हमारे लोग, जितने सर वो उनका अपने तरीक़ेकार है ना, उसमें तो फिर तरमीम की ज़रूरत है। लेकिन माजरत के साथ पनामा में अगर नवाज शरीफ साहब का या उनके बच्चों का नाम आया था, तो भाई इमरान खान साहब का इंटरेस्ट था, वो रेफरेंस लेके, वो केस लेके अदालत चले गए। अब आपका इंटरेस्ट बाकी 450 में से, जिनमें आप मुझे बताइए बहैसियत अपोजिशन, आप लोगों ने कब एहतसाब की बात की और जिन पनामा में जिन मजीद शख्सियात का नाम था, कितने लोगों के केस लेके आप अदालतों को आपने रुख किया? नहीं, वो तो हमारा काम नहीं है ना, वो तो काम जिन्होंने लिस्ट शाया की है और जो अदारा है उसके लिए नैब ये कहते हैं कि जी अक्रॉस द बोर्ड कर रहा है, ये तो उसका काम है। सर पनामा नैब ने नहीं किया था, पनामा नैब ने नहीं किया था, इमरान खान साहब लेके अदालत गए थे। जी ठीक है, पर दूसरों के जो नाम है वो भी सामने आने चाहिए। सर वो आप अदालत लेके चले जाएं। इसी तरह जो वजीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा का, उनका मामला है। सर जाए ना अदालतों में, क्यों नहीं जाती PMLN, क्यों नहीं जाती? उनके नाम लेके अदालतों में क्यों नहीं जाती? बार बार कहा जा रहा है, बार बार जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वो उनको इग्नोर किया। बल्कि चेयरमैन नैब ने जो बात कह दी है तो बात खत्म हो गई। वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो बहुत सारे लोगों के नाम है, अगर उनको लाते हैं तो हुकूमत जाती है और उनको डर और खौफ भी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसमें मैलेफाइडी नजर आती है, इसमें बदनीयती नजर आती है, इसमें ये चीज नजर आती है कि अपोजिशन की आर्म ट्विस्टिंग करनी है, इनको तंग करना है, इनके साथ इनको मजबूर करना है कि इनकी जबान बंद हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है बड़ी अपनी जगह मजबूत खड़ी है। ये जिसको चाहें जब चाहें गिरफ्तार कर लें। मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के कायदीन और कारकुनान अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं और इंशाल्लाह वो देखेंगे कि सारे के सारे सुरखरू होंगे। सर तो मसला ये है कि अगर आपकी जमात के लीडर्स को, आपके रहनुमाओं को, जिनके ऊपर केसेस हैं, जो खान साहब ने नहीं बनाए, PTI की हुकूमत ने नहीं बनाए,
अगर उन केसेस पे जवाब तलबी होती है और केसेस बनते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तो वो सियासी इंतकाम है, और अगर नहीं होता तो सब ठीक है, इसी तरह चलता रहे। नहीं, देखिए मैं समझता हूं कि देखिए केसेस, हर गिरफ्तारी का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक यार्ड स्टिक होनी चाहिए। यहां पर यह होता है कि केस बाद में बनाया जाता है, किसी को इंक्वायरी के स्टेज पर, किसी को इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर, और कई लोग ऐसे हैं जिनके रेफरेंसेस भी हो चुके हैं, वो आजाद घूम रहे हैं, वो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और कई तो वज़रा साहिबान भी हैं उनमें। तो उसकी वजह से सारी की सारी ये जो एहतसाब की जो एक्सरसाइज हो रही है, ये साफ लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाई है। और चेयरमैन साहब ने जो अपना इंटरव्यू दिया है, वो बहुत सारी चीजों पर राज उठा रहा है। सर, लेकिन चेयरमैन साहब कह रहे हैं मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। अब वो तो खैर वो कुछ नहीं है, कह सकते हैं, बादशाह आदमी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस सहाफी ने दिया है वो उनकी एक बहुत ज्यादा मुस्तनद पोजीशन है सहाफत की वीडियो का कोई जिक्र नहीं है, और वो अपनी जगह पर कायम है। ठीक है, ठीक है। अच्छा चले, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। जब एहतसाब की और अदालतों की बात हो रही है तो उस अदालती रेफरेंस के हवाले से ही बात कर लूँ जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ दायर किए गए हैं, क्योंकि कल अब उसकी हेयरिंग भी होने जा रही है। तो सहर कामरान साहिबा, मुझे बताएं कि हर इशू को हम पोलिटिसाइज़ क्यों करते हैं, सियासत की ऐनक लगा के क्यों देखते हैं, इसमें बदनीयती ही नज़र क्यों आती है? इमरान खान ने ना, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ना उनको सस्पेंड किया, ना उनको मुअत्तल कर दिया, कुछ नहीं किया। एक रेफरेंस था उनके खिलाफ, कुछ चीज़ें थी, वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भेज दी। वहाँ से जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो कि चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो वहाँ से उसका फैसला करेंगे, केस चलेगा नहीं चलेगा, प्रोसिक्यूशन होनी है नहीं होनी है, वहाँ पर फैसला हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर भी बदनीयती और सियासत नज़र आ रही है? बात यह है नादिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब रात के 12 बजे ये कहते हैं ना कि जो 10 महीनों की इनकॉम्पिटेंस है उसका एहतसाब भी करने के लिए मैं कमीशन बना रहा हूँ और उससे होने वाले डैमेजेस का भी, ये जो कर रहे हैं ना, कभी जो है जस्टिस काजी ईसा फाइज के ऊपर रेफरेंस आता है, कभी जो है उनके एक मुशीर जो है उनके चैनल के ऊपर, सॉरी मुझे कहना पड़ेगा, एक जो है वो चेयरमैन नैब के लिए एक स्कैंडल आ जाता है, तो लगता तो है कि कुछ प्रेशर टैक्टिक्स है। फिर उसके बाद उनके दावे, नहीं तो आपको उनके अदालतों पे आपको चीफ सब... जस्टिस आसिफ सईद खोसा पे एतमाद नहीं है कि वो अपने जज को भी अपने हिसाब से परखेंगे, जांचेंगे कि ये रेफरेंस में जान है या नहीं है? नहीं नादिया, अदालतों पे ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो रह गए, इन पे बिल्कुल एतमाद है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा एक इंटेग्रिटी वाले शख्स है ना, तो फिर ये मामला वहाँ पर हल होने देना। लेकिन नादिया, मैं मामले की बात कर रही हूँ कि मामले जो उठाए जा रहे हैं, ये जो जिस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है, क्या इससे जो इनकी इनकॉम्पिटेंस और उससे होने वाले नुकसानात है उनका उजाला हो जाएगा? बजाय ये कि आप संजीदगी से देखते हैं कि अवाम की मुश्किलात में आपने किस कदर इजाफा किया अपनी नाअहली की वजह से। नहीं, वो नाअहली अपनी जगह, इस तरह तो आप किसी को टच ही ना करें। आप ये हम कब कह रहे हैं कि टच ना करें? क्या मैं ही कह रही हूँ कि 11 साल तो सदर आसिफ अली जरदारी ने जेल में गुजार दिए, ठीक है, अभी भी उनकी तबीयत नासाज है। आप यकीन करें कि वकला की टीम कह रही थी कि अभी रिटन ऑर्डर नहीं आए, लेकिन वो खुद आके जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी। अगर इससे इनके कलेजे को कोई ठंडक पहुंचती है, ये तो मैं समझती हूँ कि आज तक कंटेनर से नहीं उतरे, जिस कंटेनर पर ये चंद साल पहले थे, वजीर आजम के मनसब पे पहुंचने के बावजूद ये उसी कंटेनर पे खड़े हैं। मुझे लगता है कि शायद वो जो ना हुक्मरानी के साहब से बात करने जो है वो बोनस से मिली है इनको। ठीक है, वलीद इकबाल साहब, एहतसाब होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और वंस फॉर ऑल होना चाहिए और सबका होना चाहिए, इसमें क्यों दो राय? लेकिन दूसरी तरफ कुछ और इश्यूज हैं। नादिया, एक लास्ट बात मुझे ऐड करने दें। आपने जिक्र किया कि हम केसेस लेके क्यों नहीं जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीआरटी का केस लेके नैब में गई है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? अच्छा, ये तो फिर नैब वाले बताएंगे ना, मैं तो अदालतों की बात कही थी। एक तो मसला ये है कि सवाल पीपल्स पार्टी से हो, जवाब पीएमएलएन देती है, और फिर जवाब जब सवाल पीएमएलएन से हो तो जवाब पीपल्स पार्टी देती है। आप लोग एक दूसरे के दिफा में पूरे हैं। वलीद इकबाल साहब, आपकी राय में इस मुल्क में इस वक्त क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ ज़रूरी है? प्रायोरिटीज़, तरजीहात की मैं बात कर रही हूँ।
एहतसाब, गुड गवर्नेंस या इकोनॉमी की बेहतर सूरत हाल? ये तो सारी की सारी अपना मुंसलिक चीजें हैं, एक साथ ही नहीं, लेकिन फिर भी ना आप, अगर आपके पास 3 चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी, आपको कहा जाए कि पहली सबसे प्रायोरिटी आपकी क्या है, आपकी क्या होगी सर? नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो इस वक्त इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना ही है, और प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ये बात पहले सबसे की कि 9 महीने 9.5 महीने में मैंने 8 दिन सिर्फ छुट्टी की है, बाकी सब दिन काम करता रहा हूँ, इसीलिए कि इकोनॉमी की सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर बोझ और वो फिक्र था कि उसको किस तरह से मुतवाज़न करें। और इसके सारे मैं बहुत से कवायफ हैं, मैं नहीं देना चाहता क्योंकि पता है आपको कि किस हालत के अंदर वो हमको मिली, कि इन्फ्लेशन और खसारा, जो तजारती खसारा है, जो अंदरूनी खसारा है, जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं, रिकॉर्ड लेवल के ऊपर। जी सर। तो ये उसके बीमारी का या सिम्टम होता है कि एक उसकी शिकायत, ये जो महंगाई है, ये इन्हीं गलत पॉलिसियों की और इन ये जो इकोनॉमिक जो इतने बड़े बड़े खसारे हैं, ये उनके नतीजे में आता है। तो जाहिर है ये एक बड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन एक अगर बहुत बड़ी प्रायोरिटी है तो उसके एकदम नीचे ही अगली प्रायोरिटी भी है ना, जिसका मतलब जिसके ऊपर जिस नारे के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं कि एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, एंटी करप्शन जो बात है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। आप दुनिया भर के डेवलपिंग कंट्रीज को देखें कि कौन कौन कहाँ इलेक्ट हुआ है और उसका क्या नारा था, वो एक ही था, एंटी करप्शन। ये नाइजीरिया में देखें आप, ये मैक्सिको में देखें, ये आप एल साल्वाडोर में देखें। आपकी बात 100% दुरुस्त है। मलेशिया में देखें। सर एहतसाब होने चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ दुरुस्त है। एक सवाल है, लेकिन सवाल से पहले यही हमने एक पोल भी डाला था कि अवाम की तरजीह क्या है। उस पोल का रिजल्ट भी मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर लेती हूँ। मुझे पता है पीटीआई बड़ी सोशल मीडिया पे माशाल्लाह से सरगर्म है, बड़े एक्टिविस्ट हैं। गुड गवर्नेंस या एहतसाब को 64% वोट पड़े, गुड गवर्नेंस को 36% वोट पड़े। बट माई क्वेश्चन इज कि सर अगर आप लोग सिर्फ एहतसाब की बात करते हैं और फिर आप उस बजट खजारे की और बजट की बात करते हैं, इन 10 माह में क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट है तो ना ही कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई और इन 10 माह में ना ही कोई करप्शन हुई, लेकिन क्या वजह है कि बजट खसारे में कमी वाकई नहीं हुई? सर इसका जवाब दे दें। नहीं जी, देखें बजट खसारे अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ सर। 10 माह में ना मनी, जो अरबा रुपए जाते थे ना मुल्क से बाहर, अरबा रुपए जाते थे, वो नहीं गए 10 माह में। आप नहीं देखें, आपको 10 साल की रुएदाद तो पता है ना, वो आप जानती हैं क्या है? आपको मैं फिर दोहराऊं कि नहीं सर नहीं दोहराएं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ कि 10 माह में ना तो किसी महकमे में करप्शन हुई, ना ही किसी वजीर ने कुछ लूटा, ना वजीर आजम ज़ाहिर अपने घर ले गए, तो फिर बजट खसारे में कमी वाकई क्यों नहीं हुई सर? और तरक्याती काम भी कोई नहीं हुए, कर्ज हम लिए चले जा रहे हैं, तो सर फिर ये सवाल बनता है ना कि पैसे क्यों नहीं जमा क्यों नहीं हो रहे? अगर इतने अरबा मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती थी और यार नहीं, मैं आपको ईमान से कहता हूं कि अगर आप कम से कम जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आप ये रिवाइंड करके ना और अब आप एलोकेट करें कितने फीसद टाइम आप ले रही हैं, कितनी फीसद टाइम मैं ले रहा हूं। सर मैं चुप हूं, सिर्फ आप मेरे सवाल का मैं खामोश हूं, आप अपने सवाल का जवाब। ये जवाब देता हूं, ये सुनो, ये गौर से सुनो जवाब। ओके सुनो, किसको कह रहे हैं सर? आप किससे मुखातिब हैं? कुल आमदन वफाकी, आपसे मुखातिब हूं जी। तहम्मुल की कमी है। तो आप मुझे कह रहे हैं कि गौर से सुनो जवाब। कहते हैं सुनना ज्यादा चाहिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अब सुनो ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं सुनो नहीं सर, कि वफाकी हुकूमत की एक्सक्यूज मी, सुनो नहीं होता। फिर क्या जो आप पहले फरमा रहे थे वही होता है। Neither I am your colleague, neither I am your friend, sir. इनकी पार्टी की तरबियत यही है, ये लहजे हैं। आपको मैंने कहा ना, you cannot say no, सुनो to me. I'm sorry, मैंने sir. कहा ना, हुक्मरानी के साथ फिरौनियत ये बोनस में आई है। सर प्लीज आप जवाब दे दीजिए। चलें जी, मुझे इजाजत है फिर जी, अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो मुझे इजाजत है। सर प्लीज आप जवाब दे दीजिए, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। आप अच्छा प्लीज लिसन टू मी, ओके? क्योंकि इसमें सुने या सुन वाली बात नहीं है, ये अंग्रेजी है। ओके, यू वांट टू लिसन और नो? ओके गुड, थैंक यू। पाकिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत की नेट आमदन, ठीक है, 3.4 ट्रिलियन रुपीज आफ्टर सूबों को तमाम पैसे देने के, नेट
समझ लो 34 रुपए है। ओके, सिर्फ जो कर्जे हैं और उनका सूद देना, और इसकी तमाम हजम मैं बता चुका हूं कब से कब कितना हुआ, 60 साल में और 10 साल में, वो 3.9 ट्रिलियन है, 3.4 ट्रिलियन। और आप समझ लो कि घर की आमदन अगर 34 रुपए है तो उसको कर्जे और उसका सूद वापस देना जो है वो 39 रुपए है। किस तरह चल सकता है ये मुल्क? इसके लिए ये टैक्सेस लगाने पड़ते हैं और ये सारा कुछ करना पड़ता है। ये मईशत जो है ये हमें विरसे में मिली है। तो ये जवाब है कि ये खसारों में 10 महीने के अंदर हम 60 साल का या उन 10 सालों का हम 10 महीने के अंदर दुरुस्ती कर दें। सर, ये जवाब है। प्लीज आप ये बजट की जो स्टेटमेंट आई है सफा नंबर 45 पे, यही डेटा जो मैं बता रहा हूं, 34 रुपए एक तरफ और 39 रुपए एक तरफ, और ये उसके बाद है कि जी हमने हेल्थ पे कितने पैसे खर्चने हैं, हमने डिफेंस पे कितने पैसे खर्चने हैं, हमने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को कितने पैसे देने हैं। अब मुझे तो सिर्फ ये प्लीज बता आप दीजिए अपना होमवर्क करके आए। इन 10 माह में मेरे को ताने देने से पहले अपना सर, मैंने होमवर्क आपको करके कोई आए। ताना नहीं दिया, आपके पास मुझे माजरत के साथ जवाब नहीं है, तो आप उल्टा मेरे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। मैंने आपको कोई ताना नहीं दिया, मैंने आपसे सवाल किया कि आपने इन 10 माह में कितने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से बचाए और करप्शन से कितने पैसे बचे, और वो पैसे बचे तो वो वजारत खजाना में कैसे जमा हुए, कितने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से बचे हुए, करप्शन से बचे हुए खजाने में जमा हुए, ये पूछ रही थी मैं आपसे। मैं आपके कोई तंज नहीं आप कह रही थी खसारों में कितनी कमी आई है, कितनी मनी लॉन्ड्रिंग में कितनी खसारों के अंदर सवाल है, ये पूछ रही थी ना आप। सर तो ये सवाल है मेरा। मैं बता रहा हूं ना कितनी आमदन है, हुकूमत की आमदन कितनी है, हुकूमत की आमदन कितनी है और उसको कितने पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे से पहले का हुआ है सारा कुछ। सर कामरान साहब लास्ट कमेंट कोई देंगे या प्रोग्राम के लिए आज के लिए इतना ही काफी है? मैं कहूंगी कि फ्रस्ट्रेशन है, होमवर्क की कमी है। आज जो करके आओ। अब ये देखें मैं क्या कहूँ, यानी हम बहुत बाइज्जत घरानों से आते हैं, इस किस्म के लहजों की फेक अकाउंट्स के ऊपर होमवर्क करो अपना। ये देखिए ये हालात है, ये हालात है। ये बताओ सरे महल कहाँ से आया, ये बताओ कि टस्कनी के अंदर, ये बताओ कि नॉर्मंडी के अंदर फ्लैट, ये महल कहाँ से आए? कोई पढ़े लिखे लोग बुलवाए, पढ़े लिखे लोग बुलवाए, तहजीब हो, जिनको तमीज कोई नहीं है, यहाँ जबान यही चलती है। क्रिकेट के रूल्स ना एक्सपेक्ट करो जब खुद हॉकी के रूल्स में खेलते हो। देखिए जरा देखें इनको, ये किस यानी आप मैं लास्ट कमेंट लेना चाह रही थी सर, लास्ट कमेंट सलीम जिया साहब आप भी दे दीजिएगा सर, मैं फिर प्रोग्राम यहीं पे खत्म करूंगी। सलीम जिया साहब लास्ट कमेंट। मैं कहूंगी अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और इनको कोई नहीं जी, अल्लाह रहम करे कि आपसे आजाद हो गया, ये बहुत बड़ा रहम है। पीपल्स पार्टी और नून लीग से आजाद हो गया पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा रहम है। जी सर रहम करे। सलीम जिया साहब। नादिया मैं तो आपसे सख्त नाराज हूँ कि आप भी नाराज हैं। सख्त सवाल पूछ ली है कि नहीं, मैं तंजन कह रहा हूँ कि आपने इनसे ऐसे सवाल पूछ लिए कि जिसके लिए इनके पास कोई तैयारी कोई जवाब नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि अपनी तैयारी करके आए, होमवर्क करके आए और मामलात को जी आप तैयारी करके आए जी, जनरल मुशर्रफ को लेकर आए, जनरल मुशर्रफ को लेकर आए और इसी तरह दूसरे जो दीगर लोग हैं इनके उनको आगे लेकर आए और फिर और ये बताएं कि ये 7-8 माह के अंदर 5 अरब का जो इन्होंने लोन लिया है वो किस हिसाब से ले लिया है। चलिए सर, नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर ये सवाल दोबारा से करूंगी। और खालिद वलीद साहब, दिस इज नथिंग पर्सनल, दिस इज नथिंग पर्सनल, क्वेश्चंस थे। नो यू डोंट इवन नो माय नेम, फॉरगेट अबाउट इट। वलीद इकबाल साहब क्या हो गया आपको? क्या हो गया वलीद इकबाल साहब? क्या चीजें हो रही हैं? मतलब ठीक है, ये बहुत ही अफसोसनाक। इट्स ओके, मतलब अगर वलीद इकबाल साहब अगर मैंने आपको कह दिया तो गलत नाम नहीं ले लिया, बट मैंने नथिंग पर्सनल। आई डोंट नो कि आपको इतना बुरा क्यों लगा। थैंक यू वेरी मच नाजरीन, तमाम अपने गेस्ट का सहर कामरान साहिबा, सलीम जिया साहब और खुसूसी तौर पर वलीद इकबाल साहब का यहाँ पर शुक्रिया। मेरी होमवर्क की तैयारी नहीं है, मैंने कोई तंज नहीं किया, मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रही थी जो कि मेरा राइट है। अगर आपके पास जवाब नहीं था तो प्लीज आप अपनी तैयारी करके आइए। प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।